मेरी आर्थिक स्थिति जो थी सर वो शुरू से अच्छी नहीं थी। मैं काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा कोयला का मज़दूरी करते हैं और मज़दूरी से उतना पैसा आ नहीं पाता था, जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई में फाइनेंशियली परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहाँ पर मॉर्निंग में पेपर बेचने का काम किया और रात में जिस समय शादियों का सीज़न हुआ करता था तो शादियों के सीज़न में मैंने कैटरिंग का काम करना किया और वहाँ पर मैं वेटर के रूप में काम किया। एक बार फिर से स्वागत है आपका इनसाइड भारत में। आप हैं सुदीप के साथ। जेपीएससी के रिज़ल्ट आउट हो गए हैं। इस परीक्षा में जिन लोगों ने उपलब्धियां प्राप्त की है उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और उनकी तैयारियों के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे उन्होंने इस ऊंचाई को हासिल किया है, इस विषय पे बात कर रहे हैं। अभी हम आए हुए हैं डब्लू कुमार साव के पास। उन्होंने भी अच्छा रैंक प्राप्त किया है, उनसे बात करके जानते हैं। स्वागत है। थैंक यू सर। और अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। सर, मेरा नाम डब्लू कुमार साव है। मैं बोकारो ज़िले के पेटरवार प्रखंड से हूँ और मेरा गांव का नाम सदमा कला है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उत्क्रमित मध्य विद्यालय सदमा कला से की है और मैंने अपनी 10th की परीक्षा जो है मैट्रिक की परीक्षा हाई स्कूल पेटरवार से की है और इंटरमीडिएट की परीक्षा रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ से किया हूँ। और ग्रेजुएशन की जो परीक्षा है सर वो मैंने संत कोलम्बा कॉलेज हजारीबाग से गणित विषय पे ऑनर्स किया हुआ हूँ और मैंने 2018 में MSc भी किया हुआ। तो ये जो मिथ्य आपने तोड़ा है, ये जो लोग अच्छे अच्छे स्कूलों का नाम लेते हैं जहाँ पढ़ाई करके ही अच्छा कर सकते हैं, इस मिथ्य को आपने तोड़ दिया है। आपने जिन स्कूलों से पढ़ाई की है, सरकारी विद्यालयों से पढ़ाई की है, वहाँ से आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वहाँ के शिक्षक, वहाँ का स्तर कैसा रहा कि आप ये अचीव कर पाए? सर, सरकारी स्कूल जो है वो काफ़ी बेहतर हैं और मेरा सौभाग्य रहा है कि जिस वक्त मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे शिक्षक मिले हैं और उनका मार्गदर्शन हमेशा मुझे प्राप्त होते रहा है और उन्हीं के ज्ञान और उनके द्वारा दिए गए जो सोच और विचार है मैंने इस मुकाम तक हासिल किया है। जो मेरे शिक्षक थे उनका बहुत बड़ा योगदान है सर मेरे जीवन में। मेरी आर्थिक स्थिति जो थी सर वो शुरू से अच्छी नहीं थी। मैं काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा कोयला का मज़दूरी करते हैं और मज़दूरी से उतना पैसा आ नहीं पाता था, जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई में फाइनेंशियली परेशानियों का सामना करना पड़ा। परंतु सर मैंने कभी हार नहीं मानी और मैंने बोला कि हमको पढ़ना है और कुछ बनना है। पापा भी बोलते थे कि कुछ करना है और ऐसा करना है कि जिससे नाम हो। पिता आपकी क्या सोच रखते हैं? देखिए, वो बहुत, आप लोग जैसा कह रहे हैं कि एक गरीब परिवेश से होने के बावजूद भी तो पिता की सोच थी कि आप कुछ कर जाएं। जैसा कि हमने उनसे बात करके जाना, उनकी इच्छा थी कि आप कुछ अच्छा करें, उस जिस परिवेश से गुजर रहे उससे बाहर निकलें। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से उन्होंने आपको मोटिवेट किया? पापा मेरे जो थे पापा वो कोयला बेचते थे, तो कोयला बेचने के दरमियान में मजदूरी करते थे तो वो हमेशा अफसरों का आना जाना देखते रहते थे। तो घर में चर्चा होती थी कि अफसर वैसे करते हैं, काफ़ी उनका प्रभाव रहता है। तो हमको बोलते थे कि तुमको अफसर बनना है और काफ़ी तुमको मेहनत करना है। तो हम बोले कि पापा इसके लिए तो पैसे भी लगते हैं। तो बोले नहीं, तुमको क्या करना है कि कुछ करना है तो करना है। तो मैंने पापा की बात याद रखी कि नहीं, हमको अफसर बनना है। तो इसकी वजह से मैंने क्या किया, मैंने हजारीबाग गया और हजारीबाग में मैंने संत कोलम्बस में एडमिशन लिया और मैंने वहाँ पैसे की दिक्कत नहीं हो इसकी वजह से मैंने वहाँ पर मॉर्निंग में पेपर बेचने का काम किया और रात में जिस समय शादियों का सीज़न हुआ करता था तो शादियों के सीज़न में मैंने कैटरिंग का काम करना किया और वहाँ पर मैं वेटर के रूप में काम करता था और काफ़ी मुझे वहाँ से पैसे आ जाते थे, जिससे मैं ट्यूशन फी वगैरह वहाँ से दे पाता था और खाना वगैरह भी, रूम का किराया जो था वो भी दे पाता था। इस तरह से मैंने 2018 तक हजारीबाग में रहा, MSc कंप्लीट किया। उसके बाद लॉकडाउन जैसे हुआ, लॉकडाउन होने के बाद सारा काम ठप हो गया। तो मैंने क्या किया कि हजारीबाग छोड़ के घर आ गया और घर से ही JPSC का तैयारी करना शुरू किया और मैंने यहीं से निकाला। तो जब आप घर आ गए यहाँ पर, तो जो पुस्तकों को ख़रीदने के लिए पैसे की ज़रूरत होती होगी वो सब कैसे? जैसे वहाँ तो आप कुछ ना कुछ ऐसा रोज़गार ढूंढ के कर रहे थे, यहाँ पे कैसे आपने फिर उसको मैनेज किया? सर, हजारीबाग में तो खर्च बहुत ज़्यादा था परंतु यहाँ पर खर्च कम था। यहाँ जो मेरी खर्च थी वो केवल अपनी थी, क्योंकि केवल मैं किताब खरीदना था, JPSC के लिए बुक सारे खरीदने थे। तो मैंने लॉकडाउन के टाइम में एक यहाँ पर प्राइवेट स्कूल है, लीला जानकी पब्लिक स्कूल, मैंने यहाँ तक 1 साल तक सेवा दी। उसके बदले में मुझे कुछ रुपये मिलते थे और मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था और घर जाकर ट्यूशन पढ़ाता था। परंतु उसी दरम्यान में मैंने कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए थे जो मुझे होम ट्यूशन से प्राप्त होते थे। मैंने काफ़ी बचत करके कुछ रुपया अपने पास में जमा कर लिया।
जैसे ही जेपीएससी की वैकेंसी आई तो मैंने सारा काम छोड़ दिया, स्कूल भी छोड़ दिया पढ़ाना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी छोड़ दिया। और कभी कभी 1-2 घंटा अगर कोई बच्चा ज़्यादा फोर्स करते थे कोई फैमिली तो 1 घंटा 1.5 घंटा जाके पढ़ाते थे, लेकिन अपना सारा ध्यान जो है अपने पढ़ाई पर ध्यान दे दिए। और सर यही रूम में जो जिसमें आप अभी देखे हैं, यही रूम में मैंने मतलब अपना पढ़ाई जो है 12 से 16 घंटे तक की पढ़ाई मैंने यहीं से कंप्लीट की, चाहे ठंडा हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो। मैंने इसी रूम को चुना क्योंकि यहाँ पर शांति थी, व्यवस्था थी, अपने पढ़ाई का एक माहौल बनाया और यही रूम में पढ़ना शुरू किया और आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। क्या था जो कि आपको इतना दृढ़ निश्चय पर ले गया कि नहीं मुझे करना है? और हमने आपका कमरा देखा है, वो छोटा सा कमरा एक जिसमें शायद एक बिस्तर ही लग सकता है, बस एक खटिया ही लगी हुई है और किताबें हैं सिर्फ वहाँ। तो ये दृढ़ निश्चय किस दिन हुआ कि नहीं मुझे अब यही करना है, और पढ़ के ये जो आपने टाइम 12, 15, 16 घंटा पढ़ाई का चुना, और क्या चीज़ें थी जो कि मतलब आप बताना चाहेंगे? सर मुझे शुरू से ही जेपीएससी करना था और जेपीएससी में फोकस था, परंतु मैंने मैथ इसलिए लिया था कि मैथ में सीखना चाहता था, परंतु मुझे शुरू से ही बचपन से जेपीएससी में जाना था कि हमको अफसर बनना है। लेकिन ये मैं अपने सपने को अपने मन में दबाए हुआ था, कभी अपने घर में जाहिर नहीं होने दिया कि मुझे ये बनना है वो बनना है। मैं हमेशा सोचता था कि मैं जब बनूंगा तब पापा को बताऊंगा, लेकिन पापा मुझे जानते थे, समझते थे कि मेरा लड़का जो है तैयारी किस चीज़ का कर रहा है। शायद उनको जेपीएससी के बारे में पता भी ना हो मेरे पापा को कि जेपीएससी है क्या, क्या बने हैं, अभी हम क्या बने मेरे पापा को भी नहीं पता है। परंतु सर मेरे पापा को आज गर्व होता होगा कि मेरा बेटा जेपीएससी निकाला है और आज अफसर ग्रेड का जॉब पाया है। उनको इस बात की खुशी हुई कि आप एक अफसर बन गए हैं। चलिए ये बहुत खुशी की बात है। इसमें जैसे आपने बताया कि पिता और माता और घर के लोगों का सहयोग था, किसका कितना सहयोग रहा? देखिए सर, मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा भैया इनका सहयोग तो रहा ही, साथ में मेरे फूफा फूफू जितने भी हैं जो रिश्तेदार हैं, दीदी जीजाजी, उनका भी सहयोग था। मेरा जीजाजी हमेशा वो भी अफसर को सामने से देखते थे, रामगढ़ में रहते थे, तो वो हमेशा बोलते थे कि ये ऐसे अफसर लोग का ज़िंदगी ऐसे होता है, इन लोग का ज़िंदगी काफ़ी अच्छा होता है, गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करता है, शायद तुम भी पढ़ लिख रहा है तो तुम भी बनो, कुछ ऐसा करो जिससे हम लोग का नाम रोशन हो। तो जीजाजी का भी बहुत अच्छा मतलब कि मेरा ज़िंदगी में रोल रहा। और साथ में गांव के कुछ भैया भी हैं, कुछ दोस्त भी हैं जो मेरे काफ़ी करीबी हैं, वो हमेशा बोलते थे कि तुम कर सकता है, तुम्हारे में है वो एबिलिटी जो तुम कर सकता है, केवल तुम मेहनत करो और आगे सब ऊपर वाले पर छोड़ दो, ईश्वर पर छोड़ दो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। और आज सर पूर्ण है, आज वो पूर्ण हो रही है। आप नए बच्चों को जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा संदेश जो हर परिवेश के बच्चों को सटीक बैठे, वो चाहे अच्छे घर से हो या किसी निम्न वर्ग से हो, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर इसमें 2 बात मैं बोलना चाहूँगा कि सर जिनके पास संसाधन उपलब्ध हैं, जिनके पास पैसे उपलब्ध हैं, जिनके परिवार की स्थिति अच्छी है, वो जेपीएससी का तैयारी तो बेहतर तरीके से करते हैं। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है, संसाधनों की कमी है, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ज़्यादा सुविधा मौजूद नहीं है, वैसे व्यक्तियों को मैं, ऐसे लोगों को, वैसे विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो जेपीएससी की तैयारी करते हैं तो निश्चिंत होकर वो कर सकते हैं और इस सेवा में वो आ सकते हैं। इसके लिए कोई बाधा नहीं है, केवल अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और सर मैं उन लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास किताब नहीं है, कॉपी नहीं है, तो सर आप एक मोबाइल से भी आप पढ़ सकते हैं। आजकल यूट्यूब का ज़माना है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप खेत में, खलिहान में कहीं भी काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया है, मैं खेत खलिहान से लेकर घर मकान हर जगह पढ़ता था, तो और मोबाइल से दिन रात यूट्यूब में पढ़ता रहता था। अच्छे मोबाइल यूट्यूब में चैनल में आते हैं पढ़ाने के लिए, टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं यूट्यूबर्स, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मुफ्त में हाँ, मुफ्त में पढ़ाते हैं, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं लेते हैं। तो सर मैं हमेशा यूट्यूब को फॉलो करता रहा और यूट्यूब को ही अपना हथियार बनाया। और कुछ मेरे जो शिक्षक थे, जो उनका हजारीबाग में जहाँ मैं रहता था, जिस लॉज में, वहाँ पर काफ़ी अच्छे दोस्त थे, तो उनका 6 जेपीएससी में हुआ था, तो उनका भी मार्गदर्शन रहा। तो उसमें से हमारे एक उमेश सर थे, उनका भी अभी वो 6 जेपीएससी में, वो झारखंड फाइनेंस सर्विस में है, तो उनका मार्गदर्शन मेरा जीवन में काफ़ी रहा। वो हमेशा मुझे काफ़ी बताते रहे कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। काफ़ी डराते भी थे कि अगर नहीं कुछ बनेगा तो ज़िंदगी में क्या करेगा, समझो इस बात को। तो कभी डर पैदा किए शरीर में, मतलब एक कड़े शिक्षक थे। हाँ, कड़े शिक्षक के साथ साथ नॉर्मल भी बोलते थे कि नहीं, पढ़ना भी है, एंजॉय भी करना है और अपना लाइफ में सक्सेस भी पाना है, ये हमेशा। लेकिन हाँ, सक्सेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं कि आप क्या करते हैं, नहीं करते हैं, कोई मतलब नहीं है। जिस दिन आप सफल होंगे उसी दिन आपको दुनिया जानेगी। चलिए, ये तो था आपका एक अचीवमेंट। आगे की क्या सोच है आपकी?
सर आगे मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखूँगा और बहुत सारे PCS भी दूंगा, JPSC, BPSC, UPPCS ये सब भी दूंगा। लेकिन सर जो मेरा अंतिम लक्ष्य रहेगा वो IAS बनना रहेगा और मैं UPSC क्लियर करना चाहूँगा और मैं अगले साल IAS का एग्ज़ाम दूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि सर मैं उसमें अच्छा करूँगा। गुड्डू कुमार शाही को बहुत बधाई हो उनके इस अचीवमेंट के लिए। इनका जो कहना था कि लक्ष्य अगर डिसाइडेड हो, लक्ष्य निर्धारित हो, तो उसके लिए फिर रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बस दिमाग में सोच लिया है तो वो पाना है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप देख रहे हैं इनसाइड भारत, मैं सुदीप।